नमस्कार। साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में साक्षात्कारों की विशेष श्रृंखला के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेंद्र ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की शुरुआत जैसे कि हर लेखक से पहले यही पूछा जाता है कि वो साहित्य की तरफ क्यों आया, क्या प्रणोदन थी, क्या परिस्थितियाँ थी कि आप साहित्य की दुनिया में आए। तो जाहिर है मेरा भी पहला सवाल यही होगा कि आप साहित्य की दुनिया में कैसे एंटर किए, किस तरह से आए। दरअसल हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था जी। माताजी पिताजी दोनों ही मतलब पढ़ने लिखने के शौकीन थे जी। और बंकिम चंद्र, शरत, कुशवाकांत, प्रेमचंद, जोशी, इलाचंद जोशी, इन सब की किताबें उस समय हमारे घर में थी जी। और मुझे याद आता है कि 8वीं तक आते आते मैंने, और तो मुझे थोड़े से दुरू लगते थे, मगर प्रेमचंद को मैंने 8वीं तक आते आते पढ़ लिया था। वहीं से मेरे अंदर साहित्य का बीज पड़ा। क्या बात। और आगे चलकर मैंने लिखना शुरू किया। जी। इसी संदर्भ में जैसा कि आपने कहा कि एक आपका, तो आप सौभाग्यशाली रहे कि घर का एक परिवेश था, साहित्यिक परिवेश था, वहाँ किताबें थी, तो जाहिर सी बात है आप उस तरफ आकर्षित हुए। लेकिन ठाकुर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, हम आज देखते हैं कि आपकी जो पहचान है वो कथा में, कहानी में और उपन्यास में ज़्यादा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये विधा, कहानी और उपन्यास ही क्यों चुनी आपने, कविता, नाटक या कोई और विधा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत गीतों से की थी। अच्छा। और बाकायदा गीत लिखना, उसमें रिद्म, उसमें मीटर, उसमें शब्दों के वजन, वो सब मैंने सीखे और मैं गीत लिखता रहा। अच्छा। और उसके बाद मैं कविता लिखने लगा जी। और सबसे बड़ा बूस्ट जो मेरे साहित्यिक जीवन में आया था वो 1975 में, जब मैं शायद 19 साल का रहा हूँगा, 19-20 साल का, तब धर्मयुग में मेरी 2 कविताएं धर्मवीर भारती जी ने स्वीकृत की थीं। अच्छा। खोखले आदमी का विद्रोह और तुम और कत्ल की साजिश जी। मगर स्वीकृति के कुछ ही महीनों बाद आपातकाल लग गया और वो कविताएं सेंसर हो गई जी। फिर इसके साथ एक बड़ा रोचक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर सुनाइए। उसके बाद हटा साहब, आपातकाल हटा और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और ढेर की ढेर कविताएं और कहानियां आने लगी। कहानियां तो कम आई, कविताएं बहुत आई कि साहब ये घुटन हम महसूस कर रहे थे आपातकाल में, तो ये हमने लिखा और वो छपने भी लगी धर्मयुग में जी। और कई जो उस सरकार के मंत्री और राज्यपाल जो उस समय मनोनीत हुए, वो सब छपने लगे, वो लेखक वर्ग में आ गए। मैं भेजता था कविताएं और लौट आती थी। मतलब एक बार मैं स्वीकृत हो चुका हूँ जहाँ, वहीं पर अब नहीं छप रहा हूँ। इस बात की एक बड़ी कुंठा भी होने लगी और रोष भी होने लगा जी। अंत में मैंने धर्मवीर भारती जी को एक पत्र लिखा और मैंने लिखा कि लगता है 1975 के बाद धर्मयुग का स्तर बढ़ गया है और मेरा स्तर घट गया है। क्या बात है, क्या बात है। और या फिर मैं किसी प्रदेश का मंत्री या राज्यपाल होता तो आपका प्रिय लेखक होता। तो भारती जी का पत्र आया, प्रिय भाई, आरोप के लिए धन्यवाद, कविताएं भेजो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब वो बड़े लेखक ही नहीं, बड़े आदमी भी थे। बड़ी महानता। अगर वो नहीं चाहते तो फाड़ के फेंक देते, क्यों नहीं। और फिर मैंने कविताएं भेजी और उसके बाद छपने लगी। परंतु जब मैंने शोध किया, 5 वर्ष मेरे शोध में लगे रिसर्च करने में, उसके बाद जब मैंने कविता लिखने की कोशिश की तो मैं कविता नहीं लिख पाया। वो कविता जो मेरे अंदर से फूटती थी, वो जो गीत मेरे भीतर से फूटा करते थे, वो नहीं फूटे। और मैंने जबरन लिखना मुनासिब नहीं समझा। जरूर नहीं। अच्छा, मुनासिब नहीं। शोध का विषय क्या था? शोध का हिंदी और डोगरी के भाषा और साहित्य की, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर दोनों की कंपैरेटिव स्टडी थी। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण। ठाकुर साहब, आपकी ही बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आता है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि एक शुरुआती लेखक, भाई 19 साल का, 20 साल का एक लड़का ही कहना चाहिए, वो सीधे संवाद करता है धर्मवीर भारती जैसे महान संपादक से,
और वो उसको पढ़ते हैं और बाकायदा जवाब देते हैं। और उसको आपने एक वो दौर देखा है साहित्य की दुनिया का, जब कई नामचीन पत्रिकाएं हमारे बीच थी, कई महत्वपूर्ण संपादक थे, लेखकों की एक पूरी मंडली थी। एक समय आप आज का देखते हैं, वर्तमान पीढ़ी, वो पत्रिकाएं जिनका आप नाम ले रहे हैं, धर्मयुग, साहित्य, साप्ताहिक हिंदुस्तान और तमाम दूसरी पत्रिका, दिनमान, इस तरह की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हमारे बीच अब नहीं हैं, वो बंद हो गई हैं। उसके बावजूद कुछ पत्रिकाएं तो हैं, लेकिन फिर भी आप क्या अंतर पाते हैं उस दौर में और इस दौर में? संपादकों की भूमिका, लेखकों से उनका संवाद, पाठकों के प्रति उनकी चिंता, क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जिन पत्रिकाओं के संपादक स्वयं लेखक हैं, वो पत्रिकाएं तो अपनी दृष्टि बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं जी, परंतु जिन पत्रिकाओं के लेखक संपादक साहित्य के प्रति कोई उदार दृष्टिकोण रखकर नहीं आए हैं, सिर्फ इस वजह से आ गए हैं कि वो संस्थान में उनका नंबर आने वाला था या वो पत्रिकाएं अपनी दृष्टि खो चुकी हैं। और वो संपादक लेखक के महत्व को भी नहीं जानते और लेखन के महत्व को भी नहीं जानते। क्या बात, दोनों को नहीं जानते। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, इससे याद आया कि एक पत्रिका निकली थी कोई, और उसका संपादन शरद जोशी कर रहे थे। अच्छा। तो उनका पत्र आया शरद जोशी का। उन दिनों पत्र ही आते थे, पत्र और का हाथ ही से लिख के हम लोग भेजते जी, थे जी। कि प्रिय भाई कहानी भेजो। तो मैं बड़ा खुश हो गया, शरद जोशी कहानी मांग रहे हैं, तो मैंने तुरंत कहानी भेज दी। और जल्दबाजी में कमज़ोर कहानी भेजी मैंने जी। देखिए क्या लिखा शरद जोशी ने। शरद जोशी ने लिखा, प्रिय भाई मैं जानता हूँ आप ये कहानी भेजना नहीं चाहते थे, ये भूलवश आ गई है, दूसरी कहानी भेज। क्या बात है, क्या, लेकिन जी जी जी, जो एक ट्रेंड था कि खेत सहित वापस की जा रही है, या वो नहीं था वहाँ पर। तो ये जो बड़े लेखक थे, ये संपादक भी बड़े थे और दृष्टि भी बड़ी थी, और ये लोग भी बड़े थे, लोग बड़े। वह लेकिन ठाकुर जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा दौर देखा है साहित्य का, और इस दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग गए, चाहे वो संपादक की भूमिका में रहे हों, लेखक की भूमिका में रहे हों। एक दौर था कि हम देखते थे कि अखबारों में साहित्य के लिए बाकायदा उनका एक रविवार का अपना एक पूरा संस्करण होता था। कई सारी साहित्यिक पत्रिकाएं थी और बड़ी सफल पत्रिकाएं थी। मैं बताऊं ठाकुर जी कि मैं तो एकदम हिमालय की जड़ पे रहता था, लेकिन हमारे कस्बे तक वो पत्रिकाएं पहुंचती थी, उनकी रीच थी, जबकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, बावजूद इसके वो जाती थी। उसके बाद हमने अचानक देखा कि वो जो साहित्यिक संस्करण थे अखबारों के, मेन स्ट्रीम के हमारे जो अखबार हैं, वो भी गायब हुए, पत्रिकाएं भी गायब हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी पे हम बाद में आएंगे, पर एक कारण कहीं आपको ये नहीं लगता कि वो जो समझदार और दूरदृष्टि वाले संपादक थे वो नहीं रहे, और इस वजह से एक कम्युनिकेशन गैप बना पाठक के साथ भी, लेखक के साथ भी, और साहित्य इस तरह से कहना चाहिए कि जो मेन सरोकार हैं उनसे बाहर हो गया और उसकी जगह दूसरी तरह के मनोरंजन आ गए। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, इसमें एक जो बड़ी बात हुई पत्रिकाओं के बंद होने में, कि नई पीढ़ी जब विदेशों से MBA और ये सब करके आई, तो वो हमारी जड़ों से कट चुकी थी। वो साहित्य को संस्कार नहीं समझती थी जी, बहुत उसने फायदा और नुकसान देखा। उसने कहा ये पत्रिका कम फायदा दे रही है, ये पत्रिका नुकसान दे रही है, इन्हें बंद कर दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पत्रिका समाज को साहित्य का संस्कार दे रही है जी। ये पत्रिका समाज में साहित्य का बीजारोपण कर रही है, ये आदमी को बेहतर आदमी बना रही है। ये उन लोगों की कंसिडरेशन में कहीं नहीं था। उन लोगों ने लाभ हानि देखे और लाभ हानि के आधार पर उन्होंने बंद किए। दूसरी बात, आपने कहा कि अखबारों ने बंद कर दिए थे रविवारी संस्करण, परंतु बाद में हर अखबार को अपना रविवारी संस्करण आरंभ करना पड़ा। आज हर अखबार में कहानी, कविता ये सब आ रही है, क्योंकि आप
इससे अलग होकर उसकी कल्पना नहीं कर सकते, सर्वाइव भी नहीं कर सकते, और उसको आप पूर्ण एक दृष्टि भी नहीं दे सकते। ठाकुर जी, ये सही है कि जो आपने जिस तरफ आप कह रहे हैं कि संपादक की भूमिका में MBA टाइप, जिसको आप प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म यही है कि भाई जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, उस तरफ आप जाएंगे। जहाँ तो मुनाफा जब आपके सरोकारों में शामिल हो जाता है तो जाहिर सी बात है मूल्य और दूसरी चीज़ें वहाँ पर किनारा हो जाती हैं। बेशक उसमें उस दुनिया में भी एथिक्स नाम की एक चीज़ है, कुछ सिद्धांत हैं जिन पर कि कहा जाता है कि कॉरपोरेट सेक्टर चलता है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट होता है ये दूसरी तरह का विषय है। लेकिन ठाकुर जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने वो पीढ़ी भी देखी है जिस पीढ़ी में एक शहर में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपसे कभी नहीं मिला था लेकिन मुझे पता था कि देहरादून में एक जितेंद्र ठाकुर है। ये मैं हिमालय की उस जड़ से जानता था, जबकि तब इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन हमारे पास नहीं थे। एक वो छवि थी एक लेखक की कि वो अगर किसी शहर में होता था तो उसके होने का एक प्रमाण दूर दूर तक होता था। कहा जाता है कि जो लेखक, मेन स्ट्रीम के जो लेखक थे, जब टेक्नोलॉजी बदली और एक सोशल मीडिया का युग आया तो वो जो लेखक थे वो इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फिट नहीं हो पाए, और इस तरह से कुछ ऐसे लेखकों ने वो स्पेस भरा जिनके पास की बहुत स्तरीय सामग्री नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। अपनी तरफ से उन्होंने भी अच्छा ही किया, लेकिन कहना चाहिए कि उस तरह का अनुभव नहीं था। आपको लगता है कि अगर वो जो लेखक हैं, जो स्थापित लेखक थे, वो इस मीडिया में आते, पर्याप्त संख्या में आते, तो साहित्य का स्पेस बना रहता आज भी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसका कारण देखिए, सोशल मीडिया में जो कुछ भी आता है वो आ जाता है, आपने लिखा और डाल दिया और कोई आ गया। कोई काट छाट, वो मेरिट पे नहीं आता कि आप कहें कि छन कर आ रहा है मेरिट पे, वो मेरिट पे नहीं आता। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो बेहतर ही हो। तो ये जो स्थापित लेखक हैं ये छन कर आए हुए लेखक हैं, ये मेरिट पे आए हुए लेखक हैं। जी जी, ये उस दौर के लेखक हैं जब रचनाओं के एक एक शब्द पर बात होती थी कि इस शब्द का प्रभाव क्या पड़ रहा है इस रचना पर। जी जी। तो अगर ये लोग इससे सामंजस्य बिठा पाते तो निश्चित रूप से साहित्य के सरोकार और ज़्यादा बेहतर होते। ये सवाल ठाकुर साहब, मैं इसलिए भी आपके पास आया था इस सवाल के साथ कि हम देख रहे हैं कि साहित्य को जिन चीज़ों ने रिप्लेस किया, जिनमें मोबाइल है, सोशल मीडिया है, आपके टेलीविज़न के सीरियल्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि टेलीविज़न के जो हमारे सीरियल्स हैं, मोटा माटी वो भी तो कहानी ही है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर साहित्य को कुछ थोड़ा बदले हुए कलेवर के साथ नई पीढ़ी को सौंपा जाए, तो क्या आपको लगता है कि जो किताबों से हमारी नई पीढ़ी की दूरी बन गई है, पुस्तक संस्कृति और पठनीयता का बड़ा संकट बता रहे हैं सामने आ गया है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आएगा या कुछ सुधार होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, पुस्तकों की जहाँ तक बात है, आप निश्चित मानिए पुस्तक संस्कृति ठीक है, इस समय हमें लग रहा है कि ऐसे कुछ संकट में है या कम है, परंतु ये समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ अब आई है वो यूरोप में या अमेरिका में वर्षों पहले आ चुकी थी। तो वहाँ पुस्तक संस्कृति क्यों खत्म नहीं हो गई? वहाँ आज भी पुस्तक संस्कृति है और समृद्ध है, और समृद्ध है। जी जी। तो क्यों खत्म नहीं? इसलिए पुस्तक संस्कृति पर कोई किसी प्रकार का संकट भविष्य में आने वाला नहीं है। ये बहुत मजबूत तर्क है आपकी तरफ से कि वो अगर ऐसा ही होता तो पहले वहाँ उसका प्रभाव होना चाहिए था। और इंग्लिश की पुस्तकें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, वहाँ तो पाठक बढ़ता जा रहा है। हाँ, एक बात जरूर हुई है, देखिए मैंने जो महसूस किया है, मैं जैसे पहले हम कहानी लिखते थे, छपती थी, तो 75, 80, 100 तक पत्र, सारिका में छपी है तो 75-100 तक पत्र आते थे। आज स्थितियाँ बदली हैं और मैं इसको वो करता हूँ, आज वो स्थिति 25-30 तक आई है, कम हुआ है।
और उसमें भी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि नई पीढ़ी के पत्र बहुत कम आते हैं। ये सबसे बड़ा संकट। वो जो पीढ़ी है जिसके पत्र आते हैं या एसएमएस आते हैं या मेल आते हैं, वो 55 से 85 साल के बीच की पीढ़ी है। जी जी, तो वो तो पहले उनके से आ रहे हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं शुरू से। तो ये एक आंदोलन जब तक शुरू नहीं होगा पुस्तक, और इसमें बहुत बड़ा हाथ प्रकाशकों का है, क्योंकि वो सरकारी खरीद पर उन्होंने अपने आप को समेट लिया है। उन्होंने स्टॉल पे आना और अपनी किताबों को आम आदमी तक पहुंचाने की जो एक जहमत उठाने की वो होती है प्रवृत्ति कि भाई हम किसी तरह आम आदमी तक, पाठक तक पहुंचे, वो उन्होंने छोड़ दी। ये पुस्तक संस्कृति के लिए, हिंदी के लिए कह रहा हूँ, हिंदी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, जितेंद्र ठाकुर जी, आपके व्यक्तिगत जीवन पर आता हूँ, और उसमें मेरा पहला सवाल यही होगा कि अब तक आपने कितनी कहानियाँ लिख ली, कितने उपन्यास लिख लिए, और जितना आपने लिखा उससे आप कितना संतुष्ट अपने आप को पाते हैं? नहीं, संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है जी। अगर संतुष्ट हो गए तो समझिए लेखन खत्म हो गया। सही है। तो संतुष्ट होने का तो प्रश्न नहीं है जी। तो 4 उपन्यास मेरे आ चुके हैं जी। कौन? 5वां मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूँ, आजकल खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। 4 उपन्यास? 4 उपन्यास हैं, शेष अवशेष, उड़ान, नीलधारा और चौराहा। ये चारों उपन्यास मैंने पढ़े हुए हैं, और अद्भुत उपन्यास। और 5वां उपन्यास? 5वां है कुछ जुगनू कुछ तितलियाँ। कुछ जुगनू कुछ तितलियाँ। और इसका विषय? इसको मैंने अपनी यात्राओं से जोड़ा है। और जैसे लोग मुझे उन यात्राओं में मिलते रहे और उनको संदर्भों से जोड़ते हुए मैंने इस उपन्यास को बुना है जी। ये एक अलग तरीके से मैंने कोशिश की है जी। ठाकुर जी, आपकी कहानियाँ, मैं आपकी कहानियों का बड़ा कहना चाहिए कि आप कह सकते हैं एविड रीडर हूँ। शुक्रिया। बड़ी गंभीरता से मैं ढूंढ कर पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में कुछ ही कहानीकार हैं जिनको लगता है कि हाँ, अगर कुछ पढ़ेंगे तो कुछ नया सा मिलेगा। कहानी बुनने की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? ऐसा कैसे होता है कि उसी विषय पर आप भी लिखते हैं, उसी विषय पर कोई दूसरा कथाकार भी लिखता है, केंद्रीय विषय तो वही है, लेकिन आपकी कहानी कही जाती है कि ये कुछ मास्टरपीस सा आ गया है, दूसरी कहानी को वो जगह नहीं मिल पाती? क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं तो इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो पाठकों का प्यार है जो मुझे मिलता है। हाँ, नहीं, लेकिन एक लेखक में ऐसा क्या होता है कि उसी विषय पे दूसरा भी लिख रहा है, उस पे आप भी लिख रहे हैं? क्या अनुभव महत्वपूर्ण होता है? अनुभव महत्वपूर्ण होता है, मगर सबसे बड़ी बात होती है कि लिखते वक्त आपके अंतस में कोई आग्रह, कोई पूर्वाग्रह, कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए उस विषय को लेकर। क्या बात? आप जितने तटस्थ रहकर लिखेंगे, क्या बात है, उतना आप रचना के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी संदर्भ में ठाकुर जी, जब आपने ये बात यहाँ तक आप ले ही आए कि कोई पूर्वाग्रह, कोई दुराग्रह, और इस संदर्भ में मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, खासकर जब मैं हिंदी पट्टी में देखता हूँ अपने कथा क्यों पूरे साहित्य संसार को, तो हमारे यहाँ कुछ वैचारिक प्रतिबद्धता का भी मामला आता है। एक वामपंथी विचारधारा है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा है, एक बीच की विचारधारा है, और ये जो विचारधाराओं का टकराव है, कई बार ऐसा लगता है कि इससे साहित्य को मिला तो जितना भी हो, लेकिन साहित्य ने इससे खोया। ये मेरा अपना अनुमान हो सकता है, गलत भी हो, पर इससे साहित्य को, इसमें फिर लेखक नहीं रहा। नहीं, आप बिल्कुल वो एक पंथी बन गया, एक बिल्कुल सेक्टर का बन गया। तो इस पर आपका मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देखिए, लेखक होता है जी, वो कोई टकसाल नहीं होता कि आपने उसके दिमाग में विचार का एक सांचा फिट कर दिया। क्या बात है। और फिर वो उसी तरीके के सिक्के ढालना शुरू कर दिया, उसी तरीके की रचनाएं देना शुरू कर दी जी। ये लेखक होता है, और उसके अंदर जब तक विविधता नहीं होती तब तक वो सरवाइव भी नहीं कर पाता। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लेखक दृष्टि दान ले रहा है या अपनी दृष्टि विकसित कर रहा है। समय और समाज को समझने की उसकी अपनी दृष्टि है,
या उसने किसी से दृष्टि दान लिया है। अगर उदाहरण। उसने किसी से दृष्टि दान लिया है वैचारिक आधार पे, तो आप समझिए उसने अपनी कलम को गिरवी रख दिया। बहुत बड़ी बात है। और जब उसने अपनी कलम को गिरवी रख दिया, तब वो प्रतिबद्धता जो है वो अंधा अनुकरण बन के रह जाती है, और वो सही गलत वही देखता है जो उसको दिखलाया जाता है। क्या बात है। और ये किसी भी तरीके से साहित्य के हित में नहीं है। साहित्यकार को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए। बहुत बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई जब आप कोई विचार या और विचार से प्रतिबद्ध होकर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपका अपना तो नहीं, विचार तो देखिए ऐसा है, किसी विचार के प्रति प्रतिबद्धता हर लेखक की होती है, मगर उसका पहला जो दायित्व है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पहला जो जवाबदेही है वो समय और समाज के प्रति। बहुत बड़ी बात है। तो ये फर्क होता है, लेखक को समय और समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। विचारधारा ये है या वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मेरे मन में, और जाहिर सी बात है दर्शकों के मन में भी होगा, क्योंकि साहित्य को लेकर इस तरह के वैचारिक टकराव को लेकर कई तरह के विमर्श और बहस लगातार होती रही हैं। थोड़ा मैं उत्तराखंड के रेडियस पर अब आपकी बातचीत को लाना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका तो देहरादून और उत्तराखंड में ही पूरा एक तरह से आपका रचना स्थली भी यही रही है। अतीत में और आज में क्या अंतर पाते हैं? वो कैसा परिवेश था, आज कितना सही परिवेश है? कितनी फर्टिलिटी थी तब और अब उसमें कमी आई, बढ़ोतरी हुई? क्योंकि आप तो निरंतर सृजनरत हैं, लेकिन माहौल में क्या अंतर पाते हैं? माहौल में अंतर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर है। वो अंतर कुछ इस प्रकार का है, जैसे पहले हम देखते थे, उन दिनों मैं कविताएं लिखा करता था देहरादून के अंदर, हर महीने एक गोष्ठी हुआ करती थी, और वो किसी न किसी के घर में हुआ करती थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई संस्था बनी हुई थी या कोई प्लान था। फिर धीरे धीरे संस्थाएं भी बनने लगी और सब कुछ होने लगा। तो वो, मगर आज जो है लेखन आज भी चल रहा है। आज भी कई पीढ़ियां एक साथ लेखन में, मतलब मैं समझता हूं कि 3 या 4 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज भी लेखन में हैं। ऐसे लोग जो 80 के आसपास हैं, फिर हमारी पीढ़ी के लोग, फिर आप जैसे लोग, और फिर उसके बाद अगली पीढ़ी के लोग भी हैं जो लेखन के प्रति रुचि रखते हैं और लिखते हैं। परंतु कुछ संपर्क और निष्पक्ष उन पर चर्चा की जो है वो सीमाएं तय हो गई हैं। अगर आपने निष्पक्ष रूप से किसी की कमियां बता दी तो आप फिर उसके लिए विलेन हो गए। जी। वो मतलब कमियां स्वीकार करने की जो स्थितियां पहले दौर में थी, जब हमारे बड़े, हमारे से पहली पीढ़ी के लिखने वाले हमें कहते थे नहीं यार इसमें तुमने ये गलत लिखा है, इसे ये हटाओ, वो तो हम उसको ऐसे ही ग्रहण करते थे जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी विरासत सौंप रही है। क्या बात है। मगर आज किसी की आप आलोचना करेंगे तो वो कहेगा यार मैं परिपूर्ण लेखक हूँ, ये कौन होता है मेरे आलोचना करने वाला या मेरे इसको कम या ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा एक इस तरीके का, और इसी की प्रवृत्ति में हम देखते हैं कि लोग आत्मतुष्ट हो गए हैं कि अपने आप लिखा, अपने आप छपाया, जी, और बस हो गया, बस इससे आगे उनका कोई वो वैचारिक धरातल नहीं है, कोई सरोकार नहीं है साहित्य के प्रति। जी, उस पीढ़ी के लोग कौन थे ठाकुर जी जिनको आज आप याद करना चाहेंगे, जिनके साथ शुरुआती दौर में, क्योंकि देहरादून का मैंने सुना कि एक बहुत समृद्ध माहौल हुआ करता था। हाँ, बहुत समृद्ध माहौल था। और देहरादून में साहब एक जगह ऐसी थी, शशि प्रभा शास्त्री तो थी ही कहानियों के अंदर, जी। और बाद में रविंद्रनाथ त्यागी देहरादून में आ गए थे। बड़ी बात थी। वो बाद में आए, CDA थे, फिर यहीं रह गए। तो उन दिनों वैनगार्ड एक ऐसी जगह हुआ करती थी। वैनगार्ड कहाँ पर? ये 70 के आसपास की बता रहा हूँ। और 70 से पहले
जो था, एक डालन वाला में दुकान होती थी, राम अवतार की दुकान। अच्छा। तो वहाँ पर उमा शंकर सतीश और ये भट्ट जी ये भी आया करते थे। कवि कुल्हड़, कवि कुल्हड़ जी, वो वहाँ बैठा, ये मैं 60 की बात बता रहा हूँ आपको, तब मैं बहुत छोटा था। और कवि कुल्हड़ ये भी वहाँ पर सुनाया करते थे। इनकी साइकिल एक्सीडेंट एक पुस्तक जो थी बड़ी मशहूर हुई थी और ये राष्ट्रीय स्तर पे पहचाने जाने लगे थे हास्य कवियों के रूप में। तो ये सब लोग वहाँ पर आते थे, बैठते थे और लंबी चर्चाएं होती थी वहाँ पर। तो उसके बाद ये वैनगार्ड जो है वो केंद्र बना। वैनगार्ड कहाँ पर? वैनगार्ड कनाट प्लेस में। अच्छा। एक 2 पेज का अखबार था पहला। अच्छा, वैनगार्ड। हाँ, वैनगार्ड। एक पेज उसका होता था इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का। क्या बात। देखिए सिर्फ एक पेज होता था, मगर क्योंकि उसको सुखवीर विश्वकर्मा निकालते थे। अच्छा। जो खुद एक कवि थे। हाँ। और बेहद दृष्टिवान व्यक्ति थे। तो उसकी इतनी मतलब उस समय महत्व था उसका कि उसमें छपना लेखक होने की गारंटी हो जाता था। क्या बात। कि साहब आप साहब वैनगार्ड में इस बार उनकी छपी है। जी जी जी। लोकल स्तर पे ही नहीं, बाहर भी जाता था और कई अच्छे लोग भी उससे जुड़े हुए थे, बाहर के अच्छे लेखक। तो वैनगार्ड बन गया। तो उस समय 2-3 होते थे। एक हिमानी था, ये परिपूर्णानंद पैन्यूली जी का। और ये युगवाणी निकला कोठियाल जी का था। और एक फ्रंटियर मेल दत्ता जी का निकला करता था, जिसमें हर्ष पर्वतीय हुआ करते थे। तो ये कुछ माहौल था जहाँ पे लोग इनके विशेषांक निकला करते थे। 15 अगस्त का विशेषांक, 26 जनवरी का विशेषांक। तो उसमें रचनाएं आया करती थी और उनकी प्रतीक्षा हुआ करती थी। लोग कौन थे वो उस जमाने के? हाँ, उस जमाने में साहब सुखवीर विश्वकर्मा जी थे और श्रीमन जी हुआ करते थे। और हर्ष पर्वतीय थे, सोमवारी लाल उनियाल जी थे, ये लोग थे। और कथाकारों में गुरदीप खुराना जी थे। सुभाष पंत 70 के आसपास आ गए थे लेखन में जी। और मदन शर्मा जी थे, जितेंद्र शर्मा थे, विद्यासागर नोटियाल जी तो उन दिनों टिहरी में थे। अच्छा, वो उन दिनों टिहरी, वो देहरादून में नहीं थे जी, और मगर उनकी टिहरी की कहानियां जो हैं वो चर्चित हो चुकी थी उस समय तक। तो ना जगुड़ी जी भी यहाँ नहीं थे। वो दौर बिल्कुल अलग था, वो ये लोग नहीं थे यहाँ पर। तो ये सब लोग, अवधेश और हरप्रीत, अवधेश थे, हरजीत थे, और ये पूरा मतलब सुरेश उनियाल थे। हाँ, सुरेश उनियाल हैं। तो मनमोहन चड्डा थे, जिन्हें फिल्म लेखन के ऊपर, फिल्म क्रिटिक के ऊपर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। हाँ, मनमोहन चड्डा को उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। धीरेन्द्र अस्थाना, धीरेन्द्र अस्थाना उन दिनों थे। उन दिनों पहचान नहीं थी धीरेन्द्र की, मगर हमारे साथ थे, मित्र थे। तो नवीन नौटियाल थे। जितेंद्र ठाकुर जी, जैसा कि आपने कहा कि 19 साल में धर्मयुग में स्वीकृत हो जाना, अपने आप में जो जिन लोगों ने धर्मयुग का वो जो दौर देखा है वो जानते हैं कि धर्मयुग कैसी पत्रिका थी और धर्मवीर भारती क्या नाम था। तब से आपने शुरू किया और अब आप मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूँ तो 60 साल से तो आगे आ ही गए हैं। हाँ, मैं 66 पे हैं और लगातार इस दरमियान आप सृजनात्मक रूप से सक्रिय रहे हैं, लगातार रचनाशील रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अभी बहुत कुछ बाहर आएगा और हमारी पीढ़ी को, हमसे आगे वाली पीढ़ियों को कुछ नई कहानियाँ मिलेंगी, कुछ नए उपन्यास मिलेंगे। हम आपके स्वस्थ सुदीर्घ जीवन की लगातार कामना करते हैं और आपके निरंतर रचनाशील होने के लिए भी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। ये था हमारा प्रोग्राम आज की साहित्य यात्रा में जितेंद्र ठाकुर जी के साथ विशेष बातचीत। अगली बार फिर किसी शख्स को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।